नमस्कार। ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। आइए देखते हैं इस सप्ताह की सुर्खियां। बाघों की आबादी विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। वैज्ञानिकों ने सुंदरवन आरक्षित जीव मंडल में कैमरे द्वारा बाघों की सटीक गणना के लिए नई प्रणाली विकसित की। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर आलोक पॉल को उद्योगों के लिए नई सामग्री विकसित करने पर इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में 2017 का प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। वन्यजीव माह की समाप्ति से पहले भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की जैव विविधता पर पहली बार आंकड़े प्रकाशित किए। दुनिया भर के भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन छात्रवृत्ति की घोषणा। सबसे पहले हमारी मुख्य खबर। धरती पर बाघों का अस्तित्व 20 लाख वर्षों से भी अधिक समय से है, लेकिन अफसोस की बात है कि अंधाधुंध शिकार तथा निरंतर कम होते प्राकृतिक निवास के कारण पिछले 100 वर्षों में उनकी संख्या काफी कम हो गई है। बाघों के सबसे बड़े शरणगाहों में से एक है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में बांग्लादेश से लगा एक विश्व धरोहर तथा आरक्षित जीव मंडल है। अब तक घने मैंग्रोव जंगलों तथा ज्वार भाटा के कारण वन विभाग तथा वैज्ञानिकों के लिए यहां बाघों की वास्तविक संख्या का पता लगाना काफी कठिन था, लेकिन अब इसका एक उपाय मिल गया है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। मैनग्रोव तथा घने जंगलों से ढके दुर्गम गंगा डेल्टा में विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन बाघों का अध्ययन करना काफी मुश्किल रहा। कई बार उनकी गिनती करने में लंबा समय लगता है तथा काफी परेशानी होती है। पैरों के निशान पहचानने की पारंपरिक विधि या हाल ही में शुरू की गई मल के डीएनए की जांच द्वारा गिनती करना भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हर 12 घंटे पर ऊंचे ज्वार आते हैं। वन अधिकारियों ने यहाँ कैमरा लगाने की भी काफी कोशिश की, लेकिन खारे पानी के कारण उपकरण खराब हो जाते थे और सारी कोशिश बेकार चली जाती थी। फिर बाघों की गतिविधियों तथा व्यवहार के अध्ययन के लिए घुटनों की ऊंचाई पर कैमरे लगाए गए। 2014 में कई कोशिशों के बाद वन अधिकारियों ने इन कैमरों को जमीन से 40 से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखने में सफलता पाई, जहां बिना ज्वार भाटा से प्रभावित हुए वे अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर सकते थे। इन कैमरों ने वयस्क बाघों की 87 तस्वीरें खींची हैं। The methodology used for the tiger census India is one of the best and state of art which have been used by the National Tiger Conservation Authority as well as Wildlife Institute of India. Since they are utilizing the camera trap method as well as some supporting methodology like genetic assessment, then habitat assessment, plus the prey base and other methodology. As far as the status of tiger is concerned, this is being conducted every 4 years in India. अब जंगली जानवरों की गतिविधियों तथा उनके व्यवहार पर नजर रखने के लिए कैमरे तथा रेडियो कॉलर तकनीक का प्रयोग हो रहा है। जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरों के साथ मोशन सेंसर या इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं, जो प्रकाश किरणों का प्रयोग करते हैं। ये उपकरण तस्वीर खींचकर उसकी सूचना एक सॉफ्टवेयर को भेजते हैं। सॉफ्टवेयर उन सूचनाओं तथा आंकड़ों को दिनों की संख्या तथा तस्वीरों की तुलना कर बाघों की सटीक संख्या बताता है। बाघों के शरीर की विशिष्ट धारियां उन्हें पहचानने में मदद करती हैं। ये प्रक्रिया अधिकारियों को बाघों की संख्या के बारे में सही जानकारी देती है। ये उपकरण किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या, उनके व्यवहार के तौर तरीके तथा स्थानांतरण के विषय में भी जानकारी देते हैं। As far as the census of tiger is concerned, from all 50 tiger reserve, if you compare the data from 2006 onwards, 1,411 tigers were reported in 2006. Then in 2010, 1,706 tigers were reported,
and after that in 2014, 2,226 individuals have been known from the country. इन कैमरों की मदद से सुंदरवन आरक्षित बाघ क्षेत्र से बाहर दक्षिण परगना जंगली क्षेत्र में करीब 24 बाघ देखे गए। इसके अलावा पूर्वी रेंज में 16 वयस्क बाघ, पश्चिमी रेंज में 19 तथा बशीरहाट रेंज और सजने खाली वन्य जीव अभ्यारण्य में 15 बाघ देखे गए। घने जंगलों में रहने वाले जंगली जानवर की पहचान के लिए उपग्रह पर आधारित ट्रांसमीटर तथा बैटरी लगे रेडियो कॉलर का भी प्रयोग किया जाता है, जो शोधकर्ताओं को जानवरों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने में मदद करते हैं। बाघों की गिनती की ये विधियां जानवरों के प्राकृतिक निवास के संरक्षण के लिए नीति बनाने तथा उन्हें विलुप्त होने से रोकने में काफी मददगार साबित हो रही हैं। तेल तथा गैस, विद्युत उत्पादन संयंत्र और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का आधार ऐसे उपकरण हैं जो चिलचिलाती गर्मी, टूट-फूट तथा क्षय बर्दाश्त कर सकें। इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक नए तथा बेहतर पदार्थ विकसित करने में जुटे हैं। इसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर आलोक पॉल को सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में साल 2017 के शांति स्वरूप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर पॉल के शोध से धातुओं की समझ बेहतर हुई है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक पदार्थ विकसित करने में मदद मिली है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। तेज रफ्तार के लिए विमानों को ऐसे इंजनों की आवश्यकता होती है जो उच्च घर्षण रोधी, टूट-फूट रोधी हों, उच्च तापमान तथा क्षय झेल सकें। बेहतर इंजन के निर्माण के लिए वैज्ञानिक निरंतर नए तथा बेहतर सामग्रियों की तलाश कर रहे हैं। विभिन्न धातुओं या अधातुओं अथवा निश्चित अनुपात में दोनों को मिलाकर बनने वाले मिश्रित धातुओं में इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए काफी संभावनाएं हैं। उदाहरण के तौर पर स्टील धात्विक लोहा तथा अधात्विक कार्बन का मिश्रण होता है, जो सिर्फ लोहा अथवा सिर्फ कार्बन की तुलना में अधिक मजबूत होता है। इस वर्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रोफेसर आलोक पॉल को दिया गया है, जिन्होंने सामग्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके शोध से धातुओं की बेहतर समझ विकसित हो सकी है, जिससे सुपर एलॉय नामक विशेष पदार्थ विकसित करने में मदद मिली है। सुपर एलॉय का प्रयोग उच्च गुणवत्ता वाले इंजन, विमान तथा भारी उद्योग के उपकरण तैयार करने में किए जा सकते हैं, क्योंकि वो अधिक मजबूत होते हैं तथा अत्यधिक तापमान रोधी और क्षय रोधी होते हैं। प्रोफेसर आलोक तथा उनकी टीम ने किरकंडल प्रभाव का पहली बार प्रयोग किया है, जिससे ये नतीजे संभव हो सके हैं। इस सिद्धांत का सामग्री इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस सिद्धांत के अनुसार दो धातुओं की सतह की गतिशीलता प्रत्येक धातु के अणुओं की गतिशीलता की दर पर निर्भर करती है। ये सिद्धांत उस वक्त विभिन्न धातुओं की सतह खाली स्थान को भरता है जब उन धातुओं का प्रयोग मिश्र धातु या अलॉय बनाने के लिए किया जाता है। इससे बेहतर सुपर अलॉय तैयार होते हैं, जिनका उपयोग उनकी उच्च गुणवत्ता के कारण विमान, विद्युत उत्पादन संयंत्र तथा पेट्रो रसायन उद्योग में किया जा सकता है। 2016 में एक टीम ने निकल, तांबा तथा टिन को मिलाकर सुपर अलॉय विकसित किया, जिसमें अधिक यांत्रिक बल पाया गया। नए सुपर अलॉय का निर्माण कर प्रोफेसर आलोक ने सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान से स्नातक उत्तर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने नीदरलैंड के ईडन हावेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से डॉक्टोरल शोध तथा कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से डॉक्टरेट के पश्चात शोध किया। 2005 में भारत लौटने के बाद वो बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर नियुक्त हुए। उस समय से वो सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में लगातार शोध कर रहे हैं। इस शोध के कुछ भाग कॉलेज पाठ्यक्रम में भी शामिल किए गए हैं। उनकी 4 पुस्तकें तथा 60 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। भारत तथा वैश्विक उद्योग जगत में बेहतर उपकरणों के निर्माण के लिए नई सामग्रियों की उनकी तलाश जारी है। और ज्ञान विज्ञान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, जिसकी जैव विविधता पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पहली बार व्यापक सूची प्रकाशित की है। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान।
हवा की दुनिया का एक बेशकीमती सितारा। हवा के रुख के परे जाने का साहस जिन्होंने बार बार किया। उस समय ये था कि संगीत को अच्छी निगाह से देखा नहीं जाता था और संगीत का क्षेत्र चुनने के लिए बड़ा साहस होना पड़ता था। मैं आसानी से अंग्रेजी का प्रोफेसर हो सकता था। ईश्वर की कृपा है कि मेरी चौथी पीढ़ी अब संगीत में है। पनगटवा कैसे जाऊरी सखीरी फगवा के मिली शख्सियत में संगीत के सुनहरे दौर के कलाकार पंडित किरण देशपांडे से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हिंद महासागर के अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप समूह हमारे देश में जैव विविधता का एक अनोखा उदाहरण है। यहाँ जानवरों तथा सूक्ष्म जीवों की लगभग 1800 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कई प्रजातियां सिर्फ इसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पहली बार एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें इस क्षेत्र की जैव विविधता के आंकड़े दर्ज हैं। ये किताब इस अनोखे द्वीप समूह की जैव विविधता संरक्षित करने पर काम कर रहे वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं के लिए काफी मददगार साबित होगी। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। पोर्ट ब्लेयर तथा कोलकाता स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की जैव विविधता पर पहला आधिकारिक आंकड़ा प्रकाशित किया है। इस क्षेत्र की अनोखी जैव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक में क्षेत्र के सभी जानवरों तथा सूक्ष्म जीवों का विवरण दिया हुआ है। पुस्तक का शीर्षक है फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें द्वीप समूह में पाए जाने वाले कुल 1767 जानवरों तथा सूक्ष्म जीवों का विवरण दिया हुआ है। इसमें धरती पर रहने वाले 558 तथा समुद्र में पाए जाने वाले 1209 जानवर तथा सूक्ष्म जीव शामिल हैं। ये अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जिसमें बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में स्थित अंडमान सागर के बीच 572 द्वीप पड़ते हैं। इस द्वीप समूह में 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। उत्तर में कैम्पबेल की खाड़ी तथा दक्षिण में ग्लेथिया। ये संरक्षित क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक वास में रहने वाले जानवरों को अवैध शिकार तथा वनों की कटाई जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और लंबे समय के लिए उनका अस्तित्व बना रहता है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह देश के 14 आरक्षित जीव मंडलों में से एक है। समुद्र से निकटता, बलुआही तटवर्ती क्षेत्र, पहाड़ी नदियां तथा मध्य में घने सदाबहार वन जैसे भौगोलिक क्षेत्र ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को देश के नायाब जैव विविधता वाले क्षेत्रों में स्थान देते हैं। There are many endemic as well as threatened species which are known from this particular biosphere reserve. So it's very important to conserve many of them. In Andaman Nicobar Islands, more than 9,000 species have been recorded from the terrestrial as well as the marine region, of which 845 species are endemic to Andaman Nicobar Islands. ये जगह निकोबार फ्लाइंग फॉक्स, निकोबार ट्री स्ट्रू तथा मेगापॉड जैसे जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ की स्थानीय प्रजातियां हैं। मेगापॉड चिड़िया उड़ नहीं सकती, जो यहाँ की स्थानीय प्रजाति है तथा जिसके प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने विलुप्त प्राय घोषित कर दिया है। जंगल में इन चिड़ियों के विलुप्त होने का खतरा अधिक है, क्योंकि ये चिड़िया अपने घोंसले मिट्टी के टीलों पर बनाती है। द्वीप पर वनों की कटाई के कारण उनके घोंसले नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। ये द्वीप कछुओं के प्रजनन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है, विशेषकर लेदरबैक कछुओं की हरी तथा हॉक्सबिल प्रजातियों के प्रजनन ये पसंदीदा जगह है। हालांकि बालू के खनन तथा समुद्र तट पर बढ़ते प्रदूषण के कारण उनका प्रजनन स्थल भी खतरे में है। सबसे अधिक प्रभावित ग्रेट निकोबार के पूर्वी तट पर स्थित गलैथिया क्षेत्र है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रजनन काल में समुद्र तटों पर गश्त बढ़ाने तथा आम लोगों में जागरूकता के प्रसार से इन जानवरों का संरक्षण किया जा सकता है। चिंता की अगली बात विदेशी सैलानियों द्वारा समुद्री कुकम्बर तथा सीशेल का अवैध शिकार करना है, जिसे रोकने के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।
ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की जैव विविधता पर ये पुस्तक वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं तथा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में जानवरों के संरक्षण के लिए कार्यरत लोगों के क्रियाकलाप में मददगार साबित होगी। Study is going to become a baseline information for all future studies, and it is hoped that many more species will be described new to these islands in future. कृषि के लिए वनों की कटाई, शहरी विकास तथा बेलगाम पर्यटन जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की जैव विविधता अब खतरे में है। जैव विविधता की हानि इंसानों पर बुरा प्रभाव डालती है, क्योंकि जीवों के धरती से लुप्त होने से जीवन तथा इंसानों के जीवन यापन के साधनों को प्राकृतिक सहयोग देने वाली व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। उदाहरण के लिए ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले निकोबारीज नामक स्थानीय जनजाति जंगलों से प्राप्त संसाधनों तथा मछली मारकर अपना जीवन यापन करती है। आवास, वन तथा जैव विविधता में हानि उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन जाएगा। इस अनोखे जीव मंडल में वन्य जीव तथा पर्यावरण की स्थितियों के आंकड़े संरक्षण के लिए कार्यरत संस्थाओं को ताज़ा सूचना देकर उन्हें असरदार बनाएंगे, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में वन्य जीव संरक्षण में मददगार साबित होगा। रामानुजन छात्रवृत्ति का प्रारंभ भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने किया था, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों तथा इंजीनियरों को भारत में वैज्ञानिक शोध के लिए उत्प्रेरित करना है। इस छात्रवृत्ति का नाम प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने अंक सिद्धांत के गणितीय अंकलन, अनंत श्रृंखला तथा सतत भिन्न संख्याओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ज्ञान विज्ञान इस छात्रवृत्ति के विषय में आपको विस्तृत जानकारी दे रहा है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने 2006 में ऐसे भारतीय वैज्ञानिकों को रामानुजन छात्रवृत्ति देना प्रारंभ किया था जो विदेश में बसे थे तथा भारत लौटना चाहते थे। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य विदेश में बसे वैज्ञानिकों को भारत में अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध के लिए प्रोत्साहन देना तथा देश के अनुसंधान कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। ये छात्रवृत्ति वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं को शोध क्षमता को विस्तृत करने के लिए नए क्षेत्रों में अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करती है। साथ ही ये वैज्ञानिकों को कम कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने की सुविधा देती है, ताकि वो विदेशी संस्थाओं के साथ सहयोग कर सकें। इस छात्रवृत्ति के लिए 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिक पात्रता रखते हैं। रामानुजन छात्रवृत्ति विज्ञान के सभी क्षेत्रों में शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को दी जाती है, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग इत्यादि। Ramanujan Fellowship is designed for the reverse brain drain. Here, any person who is interested to apply for Ramanujan Fellowship has to be get nominated when he is staying abroad. Ramanujan Fellowship is done by Search Cum Selection Committee and is based on his publications, impact factor, his contribution to science, and what new science he can initiate in the country when he comes back. छात्रवृत्ति पाने के लिए वैज्ञानिकों को विज्ञान या इंजीनियरिंग में पीएचडी अथवा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उत्तर होना आवश्यक है। उम्मीदवारों को अपना आवेदन संस्थान के प्रमुख या उन विश्वविद्यालयों द्वारा अनुशंसित करना होता है जहां वो कार्यरत हैं। सफल उम्मीदवारों को प्रति माह 85,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा प्रति वर्ष 7 लाख रुपए शोध अनुदान तथा मेजबान संस्थान को प्रति वर्ष 60,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। छात्रवृत्ति पाने वाला उम्मीदवार किसी भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा विश्वविद्यालय या अकादमिक संस्थान और भारत के राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को अपने शोध के लिए चयन कर सकता है। संस्थानों द्वारा वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों का चयन साल भर चलता है, लेकिन चयन समिति रामानुजन छात्रवृत्ति के लिए साल में 2 बार चयन करती है। ये छात्रवृत्ति बेहद चुनिंदा उम्मीदवारों को दी जाती है तथा श्रेष्ठ योग्यता का रिकॉर्ड रखने वाले और शोध प्रकाशित करने वाले उम्मीदवारों के चयन की अधिक संभावना रहती है। ये छात्रवृत्ति 5 वर्षों के लिए दी जाती है। उम्मीदवार वेबसाइट www.sarv.gov.in से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत कोची के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के शोधकर्ता आलोक कुमार राय रासायनिक प्रसंस्करण पर शोध कर रहे हैं, ताकि परिवर्तन योग इलेक्ट्रोड सामग्रियों को लिथियम आयन बैटरी में बदला जा सके। कोलकाता के भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में एक और शोधकर्ता राजा शुमुगम पॉलीमर विकसित करने पर शोध कर रहे हैं, जिसका उपयोग दवाओं तथा सेंसर में होता है। अब तक करीब 326 वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को रामानुजन छात्रवृत्ति मिल चुकी है। शोध पूरा कर लेने के बाद शोधकर्ता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रतिष्ठित स्थानों में कार्य कर सकते हैं। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे विज्ञान की दुनिया की कुछ और दिलचस्प खबरें। किसी के घर में बच्चा हो गया, छिल्ला विल्ला रखते हैं ना, उसमें शादी में उस ज़माने में मुझे 200-300 रुपया लोग देते थे। फिर मेरी मम्मी को आके बोले तुम्हारी बेटी देखो डांस करती है, तो मेरी मम्मी बहुत मारी, बोले क्या मैं भीख थोड़ी मांगती, मैं नाची तो दी है। और हीरोइन में जरीना वहाब, उसका डुप्लीकेट मैंने की, और रीना राय का डुप्लीकेट। काम है, काम करने आए तो काम तो करना ही पड़ेगा। हमने घास के कपड़े पहने, पत्ते पहने, हर कपड़ा पहने, हर रोल कर लिए, पर इंडस्ट्री जैसी जगह कोई नहीं है। मेहनत से काम करो, इज्जत मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम है बिल्लो और मुझसे मिलिए गुफ्तगू में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने मानव दिमाग तथा एकल कोशिकाओं में आनुवांशिकी का मानचित्र विकसित किया है, जिससे दिमाग से जुड़ी बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सके। इस शोध से ऑटिज्म, शिज़ोफ्रेनिया तथा बौद्धिक रूप से अविकास जैसी दिमाग से जुड़ी विभिन्न बीमारियों के कारण समझने में आसानी हो सकती है। ये शोध साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक शोध में डायनासोर जैसे दिखने वाले एक नए जानवर का उल्लेख है। ये जानवर बतख, मगरमच्छ, ऑस्ट्रिच तथा हंस का मिला जुला रूप है। नए जानवर का नाम मशहूर जीवाश्म वैज्ञानिक हेल्स्का ऑस्मोल्स्का के नाम पर हेल्सक्रैप्टर एस्क्यूलाई अथवा हेल्स्का रखा गया है। पत्रिका के अनुसार 45 सेंटीमीटर लंबी प्रजाति के अवशेष 7.5 करोड़ वर्ष पुराने हैं तथा इसे पूर्वी एशिया के मंगोलिया में पाया गया है। हेल्स्का की खोपड़ी एक चट्टान में पाई गई है। शोधकर्ताओं ने अवशेष की 3D तस्वीर तैयार करने के लिए सिंक्रोट्रोन का प्रयोग किया। हाल ही में शोधकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ के एक हिस्से के कोरल को दूसरे हिस्से में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। ये प्रयोग ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर रीफ के हेरॉन द्वीप में संपन्न किया गया। इससे क्षतिग्रस्त कोरल रीफ की पारिस्थितिकी के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास में मदद मिलेगी, जहां लार्वा की प्राकृतिक सप्लाई कम हो गई है। ग्रेट बैरियर रीफ जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है, जिससे समुद्री जल के तापमान में वृद्धि हो रही है और कोरल समाप्त हो रहे हैं। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कहलाने वाले प्रोफेसर लालजी सिंह का 10 दिसंबर 2017 को 70 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। वो एक प्रसिद्ध आणविक वैज्ञानिक तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। उन्होंने लिंग निर्धारण के आणविक आधार, वन्यजीव संरक्षण, फोरेंसिक विज्ञान तथा मानव विकास और प्रवास की दिशा में महत्वपूर्ण शोध किए। 1995 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और निदान केंद्र की स्थापना में लालजी सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बेंगलुरु के राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक प्रोटीन में कोशिकाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए RDGB जैसे प्रोटीन पर प्रयोग किए जा रहे हैं। हर प्रोटीन की व्यवस्था सुनिश्चित होती है, जिससे कोशिकाओं को उनके क्रियाकलाप समझने तथा उस पर प्रतिक्रिया करने के निर्देश मिलते हैं। इस शोध से कैंसर तथा तंत्रिका से जुड़ी बीमारियों के निदान में मदद मिलेगी। ये शोध सेल साइंसेज पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते हम याद कर रहे हैं जर्मन भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट कॉच को, जिनका जन्म
11 दिसंबर 1843 को किंगडम ऑफ हैनोवर के क्लॉस्थल में हुआ था। इस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी को सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए याद किया जाता है। विज्ञान के इस विषय में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। कॉच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रयोगशाला में जीवाणु विकास की तकनीक विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संवर्धित जीवाणुओं को अलग करने के लिए उन्होंने समुद्री घास का प्रयोग किया। उन्होंने तपेदिक, हैजा तथा एंथ्रैक्स जैसी बीमारियां पैदा करने वाले कारकों की पहचान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कॉच ने सूक्ष्म जीवाणुओं पर प्रभावशाली प्रयोग तथा शोध के लिए प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी तथा तकनीक को बेहतर बनाया। तपेदिक पर महत्वपूर्ण शोध के लिए कॉच को 1905 में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने तपेदिक के लिए जिम्मेदार उस कारक की सफलतापूर्वक पहचान की जो धीरे धीरे तपेदिक के सूक्ष्म जीवाणुओं का विकास करता है। 1897 में कॉच रॉयल सोसाइटी के विदेशी सदस्य बने। 27 मई 1910 को 66 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। रॉबर्ट कॉच आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।